ऐतिहासिक तौर पर अगर आप विश्व की फाइनेंशियल हिस्ट्री को पढ़ के समझते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फाइनेंशियल हिस्ट्री में हमेशा गोल्ड एक सेफ एसेट माना गया है। जब जब विश्व में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की समस्या बढ़ी है, जब जब विश्व में एक तरीके से लड़ाई के माहौल और लड़ाई के बादल आए हैं, तब तब ये कहना गलत नहीं होगा कि विश्व में लोगों ने गोल्ड यानी कि सोने को खरीदा है। लोग गोल्ड यानी कि सोना क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि इन्फ्लेशन के टाइम पे यानी कि जब महंगाई हो रही है तो हमारे पैसे की परचेजिंग पावर घट रही है। यदि पैसे की परचेजिंग पावर घट रही है और अगर महंगाई अनलिमिटेड तरीके से बढ़ती रही तो पैसे की वैल्यू ही क्या रह जाएगी। इस कॉन्टेक्स्ट में लोग जो है सोना खरीद लेते हैं। सरप्राइजिंग बात है कि सोना खरीदने से किसी प्रकार का मुनाफा नहीं होता। सोना एक आपका डेड फिजिकल एसेट है जिसको सिर्फ होल्ड करने से पैसे की वैल्यू बरकरार रहती है, वो भी तब तक इस अजम्पशन पे कि अगर आप सोना खरीदेंगे तो बाकी भी लोग सोना खरीदेंगे। और जब बहुत सारे लोग सोने की डिमांड करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि क्योंकि सोने की सप्लाई तो आफ्टर ऑल लिमिटेड है और डिमांड अगर बढ़ गई तो इस कॉन्टेक्स्ट में दूसरा आपसे सोना महंगे प्राइस पर खरीदने के लिए तैयार होगा, तो आपको शायद प्रॉफिट हो सकता है। यही चीज़ लॉजिक गोल्ड की आज की डेट में वॉर के टाइम पर भी लगाई जाती है। जब लड़ाई और जियोपॉलिटिकल लेवल पर विश्व में टेंशन्स चल रही हों तो लोगों को ये बात लगती है कि इस टेंशन के दौरान कहीं ऐसा ना हो कि पैसे की परचेजिंग पावर यानी कि परचेजिंग वैल्यू और दिन प्रतिदिन कम हो जाए। इस डर और भ्रम के कारण से फिर से लोग जो है गोल्ड को खरीदते हैं। ये विश्व के इतिहास में पिछले लगभग 100 सालों से अगर आप पिछले 100 ईयर्स की फाइनेंशियल हिस्ट्री को पढ़ें और फाइनेंशियल वर्ल्ड हिस्ट्री स्पेसिफिकली, जिसके ऊपर बहुत बेहतरीन किताबें हैं, अगर आप इनको पढ़ें तो आप समझेंगे कि किस प्रकार से ये इंस्ट्रूमेंट हमेशा ऐसे ही चलता आया है। अभी आपने अगर देखा हो तो पिछले कुछ महीने के जो इवेंट्स थे जहां पर इजराइल, अमेरिका, ईरान के बीच में युद्ध हुआ, इस युद्ध के कारण जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हुई, इन ग्लोबल सप्लाई चेन्स की डिसरप्शन की वजह से जो महंगाई बढ़ी, ये महंगाई प्लस वॉर का दोबारा से कॉम्बिनेशन आना, इसकी वजह से फिर से क्या हुआ कि लोगों ने सारा पैसा फिर से सोने के अंदर अपनी जितनी भी पूंजी थी उसको यानी कि इन्वेस्टमेंट को गोल्ड के अंडर दोबारा लगाना चालू कर दिया। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि गोल्ड के प्राइसेस एकदम से बढ़ गए। जब गोल्ड के प्राइसेस एकदम से बढ़ गए तो एक चीज़ तो तय थी कि गोल्ड के प्राइस बढ़ने से बात वही आ गई कि भाई सप्लाई क्योंकि लिमिटेड थी, डिमांड एकदम से बढ़ गई। जिन लोगों के पास गोल्ड था उनको उस गोल्ड को होल्ड करने के लिए मुनाफा प्राप्त होने लगा और कईयों ने तो उस गोल्ड को एक महंगे प्राइस पर बेचा भी, जिससे कि उनको लगा कि क्योंकि गोल्ड के प्राइस और बढ़ रहे हैं, अगर इस गोल्ड को हम बेच देंगे तो शायद मुनाफा और बढ़ जाएगा। उसमें भी लोगों ने पैसा कमाया। लेकिन अगर आप पिछले 2 हफ्ते के पॉलिटिक्स को देखें तो पिछले 2 हफ्ते में क्या हो रहा है, गोल्ड के प्राइसेस फिर से जो है दिन प्रतिदिन अब कम होने लग गए और कम होते होते वो इतना शार्प फॉल है कि कुछ इकोनॉमिस्ट्स प्रॉपर वाले जो इकोनॉमी को पढ़ते हैं वो आज की डेट में ये अनुमान लगा रहे हैं कि गोल्ड के प्राइसेस और भी कम होंगे और कहीं ऐसा ना हो उनके अनुमान के मुताबिक कि हम एक गोल्ड क्रैश की ओर बढ़ रहे हैं। अब इसके पीछे का एक और बड़ा कारण भी है, वो कारण है अमेरिका। इस मोमेंट पर यह कहना तो गलत नहीं होगा कि विश्व की सारी इकोनॉमीज अमेरिकन डॉलर के साथ एक तो इंटीग्रेटेड भी हैं और अमेरिका के अंदर की अर्थव्यवस्था की वजह से विश्व की जितनी भी अर्थव्यवस्था है वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होती है। अब आप सिंपल सी चीज़ को देखिए, अमेरिका के अंदर लड़ाई के कारण एंड लड़ाई की वजह से जो ईरान और इजराइल के बीच का युद्ध हुआ उसमें अमेरिका में भी एक चीज़ देखने को मिली कि वहाँ पर भी महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ गई। अब क्योंकि अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ी तो अमेरिका की जो फेडरल रिजर्व है, जो वहाँ की आरबीआई है, जहाँ पर गवर्नर जो हैं इकोनॉमी के प्रॉपर क्वालिफिकेशन के आते हैं, अनलाइक बाकी आप समझदार हैं, तो वहाँ पर अमेरिका की फेडरल रिजर्व ने एक हिंट दिया है। उसने हिंट ये दिया है अभी कि हम आने वाले समय में इस इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे। अब इसका क्या मतलब है, अमेरिका में जब जब इन्फ्लेशन बढ़ती है और विश्व में कहीं पर भी फॉर दैट मैटर अगर कभी इन्फ्लेशन बढ़ती है किसी भी देश में तो वहाँ पर
हर एक सेंट्रल बैंक का एक फेवरेट टूल होता है जिसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि मार्केट में जो कैश है, मार्केट में जो लिक्विडिटी है, उसको बोरो करना आपके लिए महंगा हो जाता है। यानी कि जब आपको पैसा मार्केट से उठाना महंगा हो जाएगा तो आप फजूल का खर्चा बंद कर देंगे, और ग्रेजुअली फजूल के खर्चे को बंद करने से इकोनॉमी थोड़ी सी कूल डाउन होगी, क्योंकि अब कर्जा लेना महंगा पड़ जाता है यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए। लेकिन इसी इंटरेस्ट रेट के बढ़ने का एक और इम्पैक्ट होता है बॉन्ड यील्ड पे। अब ये बॉन्ड और बॉन्ड यील्ड क्या है, एक सिंपल लैंग्वेज में समझिए। सरकार आपसे अगर पैसा उठाती है और आपको बोलती है कि देखिए साहब, मुझे 1000 रुपये दे दीजिए क्योंकि मुझे ये पैसा चाहिए हाईवे बनाने के लिए, तो जब सरकार आपसे 1000 रुपये लेगी तो वो 1000 रुपये अगर आप सरकार को दोगे तो इन रिटर्न सरकार आपको एक सर्टिफिकेट देगी। वो सर्टिफिकेट को हम कहते हैं बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब ये है कि सरकार ने पहली बात आपसे कर्जा लिया। दूसरा, सरकार कर्जा ऐसे ही नहीं लेगी, सरकार आपको ये भी बोलेगी कि अगर आप मुझे पैसा दे रहे हैं तो मैं आपको इन रिटर्न कुछ इंटरेस्ट भी दूंगा। और वो जो इंटरेस्ट रेट होता है, उस इंटरेस्ट रेट को आज की डेट में एक फैंसी टर्म बॉन्ड यील्ड के नाम से बेसिकली सिग्निफाई किया जाता है इकोनॉमी में। अब यानी कि आप अगर सरकार को पैसा दे रहे हैं, सरकार आपको एक बॉन्ड इशू कर रही है और उस बॉन्ड में आपको एक इंटरेस्ट रेट मिल रहा है पैसे का, जो आपको सरकार रिटर्न करेगी ओवर एंड अबव जो आपने पूंजी लगाई है सरकार के साथ। इस कॉन्टेक्स्ट में बॉन्ड यील्ड यानी कि जो बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट है वो बहुत मैटर करता है। अब आप 1 मिनट के लिए सोच के देखिए, बैंक में अगर आप जाते हैं, बैंक आपको मान लीजिए 2% आपको आज की डेट में इंटरेस्ट दे रहा है आपकी सेविंग पे। अगर बैंक 2% इंटरेस्ट दे रहा है सेविंग पे तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अपना पैसा बैंक में रख दीजिए। लेकिन जब सरकार मान लीजिए बॉन्ड आपसे लेती है तो सरकार चाहती है कि भाई हम बॉन्ड यील्ड बेटर दें, यानी कि बॉन्ड पे इंटरेस्ट बेटर दें। अब होता ये है कि अगर मान लीजिए सरकार ये कह रही है अमेरिका में कि बॉन्ड यील्ड जो है वो 3% है, 3% है, और सेविंग बैंक इंटरेस्ट रेट जो है वो 2% है, तो कोई भी इन्वेस्टर क्या सोचेगा? वो ये सोचेगा कि भाई मेरे को तो बॉन्ड यील्ड में पैसा बेटर मिल रहा है तो मैं वहाँ पर पैसा क्यों ना लगाऊं। अब इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से ये होगा कि लोग पैसा ज़्यादा बॉन्ड यील्ड में लगाएंगे, बैंक में नहीं लगाएंगे। लेकिन अब देखिए कि अमेरिका की फेडरल रिजर्व क्या कर रही है। अमेरिका की फेडरल रिजर्व ने हिंट दिया है कि अमेरिका की इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे। यदि अमेरिका इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है तो इंटरेस्ट रेट अगर मान लीजिए अब 2% से लेट से 5% हो जाता है और बॉन्ड यील्ड अगर अभी भी मान लीजिए 3% रहती है, तो आपके पास अगर 1000 रुपये होंगे तो आप क्या सोचेंगे? आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। अगर बैंक 5% इंटरेस्ट 5% इंटरेस्ट दे रही है और बॉन्ड यील्ड आपको सिर्फ 3% इंटरेस्ट दे रही है, तो आप जाहिर सी बात है कि पैसा आप बैंक में लगाएंगे। इसका कॉन्सिक्वेंस समझिए अब आप, यानी कि फेडरल रिजर्व अगर आने वाले समय में जो हिंट दे रही है वो ये कह रही है कि अगर हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे तो उस इंटरेस्ट रेट के साथ साथ बॉन्ड यील्ड को भी बढ़ाना पड़ेगा, वरना फिर सरकारी बॉन्ड्स में पैसा कोई क्यों लगाएगा। सरकार तो चाहेगी कि बॉन्ड यील्ड भी जो है वो इस प्रकार की हो कि लोग बॉन्ड में भी पैसा लगाएं। इस कॉन्टेक्स्ट में ध्यान दीजिए, आने वाले समय में अगर मान लीजिए, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं आपके सिर्फ समझने के लिए, कि अगर अमेरिका की फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को 5% कर देती है तो बॉन्ड यील्ड को उसको 5 से थोड़ा सा ज़्यादा 5.25 या 5.5% करना पड़ेगा। और अगर बॉन्ड का यील्ड जो है वो इंटरेस्ट रेट के साथ ही अगर बढ़ जाएगा तो आप सोचिए कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया, बॉन्ड यील्ड भी बढ़ गई, फिर लोग ये कहेंगे कि भैया फिर हम गोल्ड में पैसा क्यों लगाएं, क्योंकि गोल्ड को तो सिर्फ होल्ड करने से हमें इंटरेस्ट रेट तो 0 मिल रहा है, और अगर इंटरेस्ट रेट गोल्ड को होल्ड करने से 0 मिल रहा है तो फिर मैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ही क्यों करूं? फिर या तो मैं बॉन्ड में लगाऊंगा या फिर मैं इंटरेस्ट रेट को यूज करूंगा।
तो ये एक और फैक्टर है जो आज की डेट में ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए अमेरिका की फेडरल रिजर्व ने जो हिंट दिया है कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने जा रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में बॉन्ड यील्ड और बढ़ेगी, उसका इंपैक्ट होगा कि इसकी वजह से गोल्ड का प्राइस और नीचे जाएगा। यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा, बॉन्ड यील्ड बढ़ी, गोल्ड का प्राइस और क्रैश करेगा। इस मोमेंट पर अगर आप अभी भी गोल्ड हाथ में लेकर ये सोचकर बैठे हैं कि गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, तो यहाँ पर कोई भी गोल्ड का प्राइस इस प्रकार से बढ़ने नहीं वाला, क्योंकि उसकी साइंस जो है इस मोमेंट पर ये कह रही है कि गोल्ड का प्राइस इन इवेंट्स के कारण और डाउन जाने वाला है। अभी डाउन ऑलरेडी है फ्रॉम जो आज से 4 महीने पहले था, लेकिन आगे के 4 महीने के बाद गोल्ड और नीचे जाएगा। तो इस रीजन से गोल्ड एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है। दूसरा, इकोनॉमिस्ट्स ने इस बार इस लड़ाई के दौरान एक बड़ी पेक्यूलियर चीज और स्टडी करी है। उन्होंने ये देखा है कि बहुत सारे जो यंग इन्वेस्टर्स हैं, जो विश्व में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट आज की डेट में गोल्ड जैसे सेफ एसेट में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। वो आज की डेट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है अलग अलग प्रकार के इक्विटी के स्टॉक्स में। वो चाहे लॉन्ग टर्म स्टॉक्स हों, वो चाहे एआई स्टॉक्स हों या कुछ भी हो। हम चर्चा ये नहीं कर रहे कि एआई के स्टॉक्स आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, वो एक अलग विषय है कि एआई का जिस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है और उसका क्या इम्पैक्ट इकोनॉमी पे होगा और ग्लोबल लेवल पर होगा। लेकिन चीज़ को समझिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इस मोमेंट पर ये कहना गलत नहीं होगा कि विश्व के सेफ एसेट वर्ल्ड के अंदर भी एक प्रकार का चेंज देखने को मिल रहा है। आज से कुछ दशक पहले तक मेजॉरिटी लोग इन्वेस्टर्स गोल्ड को अगर सेफ एसेट मानते थे, तो आज इस ईरान की लड़ाई ने यह प्रूव कर दिया कि सेफ एसेट मात्र इकलौता गोल्ड नहीं है, इक्विटी ऑप्शंस भी हैं। इसकी वजह से आगे की जो फाइनेंशियल ट्रेजेक्टरी है, आगे के आने वाले जियोपॉलिटिकल इवेंट्स की वजह से जो वहां पर सेफ एसेट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, वो अब निर्भर करेगा कि इक्विटी एसेट्स कैसे परफॉर्म करते हैं। और जाहिर सी बात है कि फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से, अमेरिका के बॉन्ड यील्ड बढ़ने की वजह से इक्विटी के ऊपर भी इंपैक्ट आएगा। पर वो हमारा इस वीडियो का विषय नहीं है। लेकिन एक चीज स्पष्ट है, गोल्ड एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर है। इसको गौर कीजिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। देखते जाइए आगे फाइनेंशियल हिस्ट्री कैसे अनफोल्ड होती है। धन्यवाद।